Hello everyone, this is Vaishali. You are watching Target Complete YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे CBSE NCERT क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएँ 7 प्रकार की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन यानी कि जुड़ना। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस एलिमेंट आर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एलिमेंट यानी तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ऊष्मा उत्पन्न होती है यानी कि वहाँ से गर्माहट आती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, प्लस H2O। जब हमने जल से रिएक्शन कराई तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लैग्ड लाइम कहते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। इस सोल्यूशन का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन का उपयोग ही वाइट वॉशिंग वॉल के लिए किया जाता है, दीवारों के ऊपर सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और एक थिन लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall। और फिर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये कुछ समय बाद क्या होता है कि वाइट एकदम सफ़ेद दिखने लग जाता है, शाइनी फिनिशिंग देता है, तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये मार्बल का भी फार्मूला है, संगमरमर का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाएगा तो CaCO3 होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा। ठीक है, आगे अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। कोल यानी कार्बन, कार्बन का जलना। तो कार्बन जब कार्बन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जब H2 और O2 मिलकर H2O बनाते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में आपने क्या देखा? इन दोनों रिएक्शन में ये है कि दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं और आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो रिएक्टेंट है, ये आपस में मिल रहे हैं और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे ही H2 और O2 ये दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है और आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे? एक ही प्रोडक्ट H2O बना रहे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है। अब आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, डू यू नो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? मतलब कि उसमें क्या ऊर्जा निकलती है? तो आंसर इसका लिखेंगे आप, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस फ्रॉम एग्जाम्पल
राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जब हम डाइजेशन करते हैं तो फ्रूट जो हमने खाया है वो टूट जाता है सिंपल फॉर्म में। तो जैसे पोटैटो, राइस और ब्रेड जो है वो क्या कंटेन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाते हैं। तो दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और ये ग्लूकोज जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर हमारी बॉडी में क्या देता है? एनर्जी देता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी। अब इस रिएक्शन में क्या प्राप्त हुआ हमको? व्हाट डिड वी गेट? वी गेट एनर्जी। जब हमको एनर्जी मिली तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का अर्थ होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म two or more product is now as decomposition reaction. These reaction are of three types. इस अभिक्रिया में एकल रिएक्टेंट टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है और इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक सिंगल रिएक्टेंट रहता है और वो टूटकर छोटे छोटे प्रोडक्ट देता है हमको। तो ये रिएक्शन कितने प्रकार की है? पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, तीसरी है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसमें हीट जो है एनर्जी का रूप जो है वो हीट है। जैसे PbNO3 होल ट्वाइस यानी नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जो है इसे हम गर्म करते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट देता है। एक सिंगल हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट है जो 3 प्रोडक्ट देता है। तो एक बनेगा PbO लेड ऑक्साइड, दूसरा बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और तीसरा बनेगा ऑक्सीजन। तो हमें अब आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या ऑब्जर्व किया आपने? व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन? तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो NO2 गैस है वो ब्राउन कलर के फ्यूम के साथ उत्पन्न होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे अगर हम हीट करते हैं तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे को, एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम कहते हैं और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी के उपयोग करना पड़ता है। जैसे H2 है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दी तो ये H2 और O2 में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि H2O एक ही रिएक्टेंट है और मिला हमको 2 प्रोडक्ट, कौन कौन से? H2 और O2। अगला आता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर पर्पस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इसके अंदर हमको जो एनर्जी लगेगी वो लाइट फॉर्म में, लाइट क्या? सनलाइट के फॉर्म में हमको यूज़ करना पड़ती है। एग्जाम्पल है AgCl, ट्वाइस AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। इसको सनलाइट के प्रेजेंट में अगर हम रखते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट बनाता है Ag और Cl2। तो इसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया? तो सिल्वर जो क्लोराइड है वो वाइट कलर का होता है और जब सनलाइट में रख दिया जाता है उसे तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ये ब्लैक कलर का है और उसको हमने जब सनलाइट में रखा तो ये डिकम्पोज हो गया सिल्वर AgCl और Br2 में। तो जो हमारा Ag आया ये ग्रे कलर का रहेगा। ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर एग्जाम्पल में आया तो पूछा जाएगा कि AgBr को अगर सनलाइट में रख दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? तो क्या मिलेगा? सिल्वर मिलेगा, लेकिन उसका कलर कौन सा होगा? तो ग्रे कलर होगा। ठीक है। तो द अबाउ रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ये जो ऊपर की रिएक्शन है वो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नाउ एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा अब सारी की सारी रिएक्शन में हमने एनर्जी दी है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ये सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया। दिस रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ये अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द
solution of its compound is called single displacement reaction. एकल विस्थापन अभिक्रिया मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कम क्रियाशील तत्व को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड, उसके विलयन में से। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, Fe सॉलिड है प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो FeSO4 एक्वस मिलता है और CuS मिलता है, मतलब Cu सॉलिड मिलता है। तो हमको जो Fe है वो Fe फेरस मोर रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, तो कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा Fe के द्वारा, तो बनेगा FeSO4। तो यहाँ पर Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। So in this reaction, iron has displaced another element copper from copper sulfate solution. This is single displacement reaction और ये एक single displacement reaction है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे अदर एग्जाम्पल, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर मिलेगा। तो जिंक है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से Pb प्लस Cl2, तो ये CuCl2 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो Pb जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, तो फिर कॉपर फिर से डिस्प्लेस हो गया और PbCl2 मिला। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। हाँ, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। The reaction in which there is an exchange of ion, the reaction are called double displacement reaction, or the reaction in which two different ions in the reactant molecules are displaced by each other is called double displacement reaction. वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करके BaSO4 प्लस NaCl मिलेगा। तो यहाँ पर Na2SO4 जो है वो क्या है, सोडियम सल्फेट है, उसकी रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमको BaSO4 मिलता है। और BaSO4 क्या है, इसके अंदर ये रिएक्शन, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, हमको यहाँ पर बेरियम सल्फेट के क्या मिल रहे हैं, प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। तो आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट किस कलर के है ना, तो आपको ये अब आगे पता चलेगा किस कलर के। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमने क्या बोला है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2- एंड Ba2+। तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट हमको बेरियम सल्फेट के प्राप्त हो रहे हैं, जिसके अंदर क्या मिल रहा है, SO4 2- और Ba2+। द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सोल्यूशन। तो हम जो दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर मिला है वो सोडियम क्लोराइड है जो रिमेन रहता है सोल्यूशन में। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस पूरी रिएक्शन में हमने देखा कि आयनों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना। आयनों का एक्सचेंज होने के कारण ही इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। बेरियम 2+ एंड सल्फेट 2- की अभिक्रिया से BaSO4 का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में रहता है। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उपचयन अभिक्रिया। The process in which oxygen is added to a substance, or the process in which hydrogen is removed from a substance, or the process in which a substance loses electrons। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब उपचयन है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है। When we heat copper powder in a china dish, we observe the surface of copper powder become coated with black copper oxide because oxygen is added to copper and copper oxide is formed। जब हमने कॉपर को चाइना डिश में लिया
और उसे हीट किया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो क्या करता है, रिएक्शन करके एक ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है ना। If a substance gain oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. ऑक्सीजन को अगर कोई सब्सटेंस प्राप्त कर लेता है या जुड़ जाता है तो उसी रिएक्शन को ऑक्सीडाइज कहते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ के सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। Zn प्लस, Zn जब अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, जब लॉस करता है तो क्या बनाता है, Zn 2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए तो Zn का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। एथेनॉल CH3CH2OH, इसको कॉपर की प्रेजेंट में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते तो हमको मिलता है एथेनॉल और H2। अब देखिए, एथेनॉल में से H2 का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हियर ethanol is oxidized due to the removal of hydrogen. Next, reduction reaction and अपचयन अभिक्रिया, the process in which oxygen is removed from the substance, or the process in which hydrogen is added to a substance, or the process in which substance gain electron। ये रिएक्शन पूरी की पूरी ऑक्सीडेशन की अपोजिट होती है। देखिए, इसमें ऑक्सीजन का रिमूव होना, फिर दूसरा हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेना, तो ये होता है रिडक्शन। एग्जाम्पल, इफ वी पास हाइड्रोजन गैस ओवर द हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन। मतलब जब हम कॉपर ऑक्साइड जो गर्म है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाएंगी और Cu प्राप्त होगा। तो इसमें कॉपर का क्या होगा, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बिगिन रिड्यूस, मतलब वो रिड्यूस हो गई, और द हाइड्रोजन इज गेनिंग, अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट, 7th, redox reaction, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। Those reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously are redox reaction। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 रिएक्शन करके Cu प्लस H2, मतलब जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी तो कॉपर मिला और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जल मिला, तो कॉपर का जो ऑक्सीजन है वो H2 के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर कॉपर में से क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई, और H2 ने काय से जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरह एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी है और एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी है, तो इसको कंबाइन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरी डे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, acid etc, it is said to corrode and the process is called corrosion। corrosion वो क्रिया है जब किसी मेटल के ऊपर वातावरण का मॉइस्चर या एसिड जैसी चीज़ें रिएक्ट कर लेती है और उसको कोरोजन कर देती है, उसको खराब करती है एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नाउ एज रस्टिंग ऑफ आयरन। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमने देखा है कि अगर किसी आयरन आर्टिकल को हम नया नया खरीदते हैं तो वो एकदम चमकीला रहता है, अच्छा सुंदर रहता है, लेकिन जब वो बहुत दिनों तक बाहर रह जाता है, बाहर के एटमॉस्फेयर में रह जाता है तो एक रेडिश कलर का उसके ऊपर ब्राउन पाउडर आ जाता है और वो क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाता है उसको, है ना। इसको
बचाया भी जा सकता है। इसके कारण क्या होता है कि कोरोजन की वजह से वो आयरन की चीज़ जो है वो खराब हो जाती है। इसी तरह से अन्य एक और उदाहरण है, द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग और कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। मतलब कि चांदी भी काली कलर की हो जाती है और जो कॉपर की वस्तु रहती है वो ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ठीक है ना, ये भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। अब इस कोरोजन के इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ कोरोजन। तो इफेक्ट इसके, कोरोजन कॉज्ड डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रीचेस, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल स्पेशली दोज ऑफ आयरन। देखिए कोरोजन क्या करता है, डैमेज कर देता है। अगर जैसे कार की बॉडी अगर आयरन की बनी है, ब्रिज बड़े बड़े जो रहते हैं वो भी आयरन के बने होते हैं, शिप्स रहती है, इनको क्या कर देता है, वो खराब कर देता है। तो corrosion of iron is a serious problem every year and enormous amount of money is spent to replace damaged iron। मतलब कि इन सब चीज़ों को वापस से रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा अमाउंट में मनी खर्च होता है ना। और फिर अगर इसको हमको बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन ऑफ आयरन। सबसे पहले प्लेसिंग अ बैरियर अराउंड द मेटल, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, ग्रेजिंग, प्लास्टिक कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर पेंटिंग, लोहे की अगर कोई वस्तु है, मेटल है, तो उसको पेंटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग कर सकते हैं, या फिर कोई अनादर एलिमेंट जैसे मेटल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसकी लेयर बना सकते हैं उसके ऊपर, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है यूजिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, एग्जाम्पल अटैचिंग मैग्नीशियम टू अंडर वाटर आयरन पाइप। हम मोर रिएक्टिव मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कोरोजन से बचाने के लिए। फिर यूजिंग अलॉय, एग्जाम्पल स्टेनल स्टील का उपयोग करके भी हम कोरोजन से बचा सकते हैं। दैनिक जीवन में रसायन अभिक्रियाओं के प्रभाव, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर परत का हरी परत का चढ़ना संचारण के उदाहरण है। संचारण लोहे की वस्तुओं के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। It is the process of slow oxidation of oil and fat present in the food material resulting in the production of foul odor and taste in them। देखिए जब हम कोई ऑयली चीज़ रहती है और उसको लंबे समय तक रखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसके अंदर से कुछ अलग सी स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है ना। कंडीशन अंडर विच रेंसिडिटी टेक प्लेस इज व्हेन cooked food item are placed for a long time, they become rancid and unsuitable for consumption। जब उसको ज़्यादा समय तक रख दिया जाता है तो वो उसके अंदर की स्मेल और स्वाद खराब होने से वो उपयोग युक्त नहीं रहता है। तो इस प्रकार के पदार्थ, इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी कहते हैं। अब इससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी। फर्स्ट है पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा है कि हमको जो फूड मटेरियल रहते हैं उनको एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना पड़ता है ना, जिससे वो रेंसिडिटी से ख़राब ना हो। सेकेंड है रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर। और जो पका हुआ भोजन है या फिर जो सब्जियां वगैरह है उनको क्या करना पड़ेगा, हमको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है लो टेम्परेचर पे, जिससे वो ख़राब नहीं होते हैं। थर्ड है अवॉइडिंग द फूड मटेरियल एंड कुक्ड फूड कीपिंग इन अ डायरेक्ट सनलाइट। सनलाइट में कभी भी पका हुआ भोजन नहीं रखना चाहिए, उसको कम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे या छाँव में अच्छी जगह पर रखना चाहिए। इसी को रेंसिडिटी को विकृत गंधिता कहते हैं। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद और गंध बदल जाता है क्योंकि वह पदार्थ उपचयित हो जाता है और वसा वक्रत गंधी हो जाता है। वक्रत गंधिता को रोकने के उपाय, वसा युक्त खाद्य पदार्थ में उपचयन रोकने के वाले पदार्थ जैसे प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। दूसरा है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तीसरा है चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो फ्रेंड्स, पार्ट 4 कंप्लीट होता है।
फ्रेंड्स, आपको पार्ट 1, 2, 3 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।